Bismillahirrahmanirrahim. We have been discussing the functions of management, and in this series, today we'll discuss the first part of the last function of management, which is controlling. In this lecture, we'll cover and discuss with reference to the controlling, its concept and the definition, and then we'll explain a little bit this definition. Then we'll discuss the importance of controlling, and then we'll discuss at the end what is the process of controlling. So first of all, we come to the concept of controlling. Control is process that evaluates and analyzes the activities being performed towards some predetermined goals. कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ऑर्गेनाइजेशन भी इन एक्शन होती है, काम कर रही होती है मार्केट के अंदर, वो अपने लिए ऑब्वियसली कुछ प्रीडिटर्मिन्ड गोल्स जो है वो बना लेती है. वो ये तय करती है कि उसने अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ से क्या हासिल करना है. ठीक है. जब ये सारी चीज़ तय हो जाती है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस सारी बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं. दो चीज़ें होती हैं, यानी इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ज़रा थोड़ा सा अपना जहन हाजिर रखें तो यूल अंडरस्टैंड इट ऑब्वियसली कि दो चीज़ें होती हैं बिज़नेस के अंदर. एक वो होता है जो डिज़ायर्ड लेवल होता है परफॉर्मेंस का. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्लान करती है, जब ऑर्गेनाइज करती है, जब स्टाफिंग करती है, तो इस सारे और जब डायरेक्शन के प्रोसेस से गुजर लेती है, तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान वो एक डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको डिफ़ाइन कर देते हैं क्लियर कट इन हैंड रिटन फॉर्म, इन रिटन फॉर्म. ठीक है. ब्लैक एंड वाइट में ये सारा कुछ आ जाता है. अच्छा, जब परफॉर्मेंसेस शुरू होती हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता, ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो ब्लैक एंड वाइट में एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस था फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस व्यू पॉइंट एक्चुअल भी वही हो. यानी दो लेवल्स बन जाते हैं, एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और एक वो परफॉर्मेंस जो एक्चुअली विच इज़ टेकिंग प्लेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन. अब इन फैक्ट कंट्रोल का जो एलिमेंट है ये बहुत ही बुनियादी फंक्शन है मैनेजमेंट के अंदर, कि ये इंश्योर करता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो नियरेस्ट रहे आपकी जो रिक्वायर्ड प्लानिंग या रिक्वायर्ड या प्लान्ड परफॉर्मेंस थी या डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस था उसके नज़दीक तरीन रहे. तो कंट्रोलिंग का बुनियादी काम यही है कि वो ये इंश्योर करती है कि डेविएशन ना हो बिटवीन दी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कम से कम डेविएशन हो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है कंट्रोलिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो कंट्रोलिंग इम्प्लाइज दैट द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड द स्टैंडर्ड्स of the performance that exist and is known to the employees and their superiors. So controlling में ये सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव्स या जिन स्टैंडर्ड्स पर काम करना है एम्प्लॉइज़ ने और उनके बॉसेस ने, वो सब के सब को मालूम हो. सबसे पहले तो ये पता हो ना कि हमने करना क्या है. जब ये पता होगा तो फिर उसके बाद कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है that ensures that the divisional, departmental or sectional or individual performance are consistent with the predetermined objectives and goals. जब सबको ये पता होगा कि हमने क्या करना है तो फिर कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है ये इंश्योर करता है कि एक डिवीजन, डिपार्टमेंट, सेक्शन या इंडिविजुअल, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है टुवर्ड्स दी प्रीडिटर्मिन्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ये जो डिवीजन, डिपार्टमेंट, सेक्शंस, इंडिविजुअल, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है सारा, कि पूरे यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर सारी की सारी जो ऑब्जेक्टिविटी है
और जो गोल अचीवमेंट के हवाले से जितना भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो सारा लोगों को पता हो, फिर ही आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या परफॉर्म किया गया और रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। और कंट्रोलिंग का काम क्या है कि दैट इंश्योर्स दैट द डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्लान इज आइडेंटिफाइड एंड इन्वेस्टिगेटेड एंड द करेक्टिव एक्शन इज टेकन। तो इंश्योर कंट्रोलिंग का काम जो है वो ख़त्म नहीं होता इस बात पर कि वो ये देखे कि डेविएशन कहाँ हुई है रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में और एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में कहाँ डेविएशन हुई है। कंट्रोलिंग का काम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इससे आगे का भी है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है और आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पर प्लान से हट के चीज़ हुई है और गलती कहाँ पर हुई है, और फिर उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी सजेस्ट करती है। ये भी बताती है कि इस चीज़ को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है और आने वाले वक्त के अंदर इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी कॉन्सेप्ट पर बेस करती हुई अगर हम जो टेरीज डेफिनेशन है फॉर कंट्रोल पर्पस, उसने क्या कहा है कि कंट्रोलिंग इज डिटर्मिनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज evaluating the performance and if necessary applying corrective measures so that the performance take place according to the plan। कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले तो ये जहन में रहना चाहिए कि कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज वन कैन कंट्रोल फ्यूचर हैपनिंग्स एंड नॉट द पास्ट। हाउएवर इन कंट्रोल प्रोसेस always the past performance is measured and in the light of these measurements a manager suggests the corrective actions for the future period। फॉरवर्ड लुकिंग हम इसलिए कहते हैं कि जो कंट्रोल का जो प्रोसेस है ये जो एग्जिस्टिंगली हैपनिंग हो रही होती है बिजनेस के अंदर उसको जज कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ख़राबी पैदा हो रही है, तो वो नज़र में उसी वक्त आती है आमतौर पर जब वो हो चुकी भी होती है, यानी वो उस वक्त तक पास्ट का हिस्सा बन जाती है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं उस डेविएशन के हवाले से, उसको हम फिर हम अपने आप को फॉरवर्ड लुकिंग या कंट्रोल को फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए कहते हैं कि उसकी बुनियाद पर हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। हम ये देख सकते हैं कि इन द लाइट ऑफ दोज मेजरमेंट्स विच वी हैव डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू द हैपनिंग अबाउट द डेविएशन ऑफ एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, हम उस डेविएशन की बेस पर फॉरवर्ड लुकिंग होते हुए फ्यूचर के लिए उसको करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स जो है वो ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ मिलती है। दूसरा क्या चीज़ मिलती है इस डेफिनेशन से कि कंट्रोल इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट कैन बी डन विद अथॉरिटी, कि जो लोग ये काम कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि कहाँ डेविएशंस हो रही हैं और फिर कहाँ हमने इसमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, उनके पास अथॉरिटी भी है इस काम की। ठीक है, ये ऐसा यानी इस मैनेजरियल फंक्शन में अथॉरिटी भी मस्ट है। देन कंट्रोल का इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोल ये नहीं होता कि एक दफ़ा इस प्रोसेस से गुजर गए तो दोबारा हम रोक देंगे चीज़ों को, हम फिर भी देखते रहेंगे और हमेशा पॉइंट आउट करते रहेंगे उन तमाम एक्शंस को कि जो हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कंट्रोल का जो फंक्शन है ये हमेशा बिजनेस में रहता है और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और फिर कंट्रोल इज़ इंटरलिंक्ड, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। कंट्रोल को हम कहते हैं कि ये इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब क्या है कि ये आपस में इंडिविजुअल लेवल पर भी और सेक्शनल लेवल पर भी और डिपार्टमेंटल लेवल पर भी आपस में मरबूत होता है, जुड़ा हुआ होता है, इंटीग्रेटेड भी होता है। और फिर ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअल से लेके और डिवीजन तक, ये सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है और मिलकर ये काम कर रहा होता है। कंट्रोल जो है तभी पॉसिबल होता है कि सब के दरमियान मतलब इंटरलिंक की, इंटीग्रेशन की और कोऑर्डिनेशन की फ़िज़ा जो है वो मौजूद हो। तो इस तरह से ये हम कहते हैं कि ये कंट्रोल जो है वो इंटरलिंक फंक्शन है। देन इसके बाद क्या है, डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि कंट्रोल प्रोसेस जो है या कंट्रोल का जो फंक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस के अंदर। नंबर 1, एडजस्टमेंट्स इन ऑपरेशन। इसकी बुनियाद पर हम ऑपरेशंस को एडजस्ट करते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कि जिसमें हमने अपने लिए डिफाइंड जो गोल्स हैं उसकी बेस पे देखना होता है कि हम हमारा जो सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऑपरेशन जो हैं एक्सक्यूज मी वो कैसे चल रहे हैं, और उसी की बुनियाद पे हम उन ऑपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट का जो लेवल है ऑपरेशंस के अंदर वो पॉसिबल होता है कंट्रोल की वजह से। सो कंट्रोल सिस्टम एक्ट्स एज एन एडजस्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, and the achievement of objectives serves as a basis for control. Then control provides observations on progress of plans towards the organization objectives. जो कुछ आप कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए, कंट्रोल उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। कंट्रोल जो है वो ये देख रहा होता है कि आपकी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है एम्प्लॉयज़ की वो कैसी है, और अगर वो ये महसूस करे कि देयर इज़ एनी डेविएशन तो फिर वो क्या करता है कि दिस में रिजल्ट इनटू टेकिंग एक्शंस मोर सूटेबल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो वो फिर अगर वो डेविएशन को नोट करें जो आपके मैनेजर्स हैं तो फिर वो कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं ताकि आपकी कारकर्दगी या ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ की कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो सके फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो इस तरह से कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू एडजस्ट दी ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली, यानी ऑपरेशंस को आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, किसी और तरीके से कर सकते हैं, और उसकी जो फीडबैक है वो कौन देता है, कंट्रोलिंग सिस्टम आपको देता है। ठीक है। देन पॉलिसी वेरिफिकेशन, बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं बिजनेस गोल्स के हसूल के लिए। ठीक है। डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स प्लेस देयर एफर्ट्स एज पर पॉलिसीज़। वो पॉलिसीज़ जब इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो वो डिपार्टमेंट्स को भी पता होती हैं कि वो क्या पॉलिसीज़ हैं, वो इंडिविजुअल्स को भी पता होती हैं कि वो क्या पॉलिसीज़ हैं, और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और फिर मैनेजर्स जो हैं वो बहुत केयरफुली देखते रहते हैं कि वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही हैं पॉलिसीज़। ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ है ये बेस बन जाती है कंट्रोलिंग सिस्टम की, कि वो ये देखे कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी हो रही है, और वो देखता है इन पॉलिसीज़ की रोशनी में, जो मैनेजर है वो इन पॉलिसीज़ की रोशनी में ये देखता है कि परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है। ठीक है। अब ये कंट्रोल प्रोसेस जो है ये सक्सेसफुल और क्वालिटी पॉलिसी जो होगी ना उसको वेरीफाई कर देगा। ठीक है। जो एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम होगा वो वेरीफाई करेगा कि कौन सी पॉलिसी जो है वो क्वालिटी है और कौन सी पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन थर्ड पॉइंट इज मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट प्रिवेल्स फॉर एवर। ठीक है। वो एग्जिस्ट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ईच सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ ए सबऑर्डिनेट। ठीक है। द कंट्रोल फ्लोज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हेन a manager assigns some activities to his subordinates, he remains responsible for his performance as well. And the manager must exercise some control to take work from his employees and improve and make efficient and to make them perform efficiently. Thus, control is important for managerial action to perform efficiently and to achieve business objectives. नटशेल क्या है इस पॉइंट का? नटशेल ये है कि देखें जो एक सीनियर और स्टाफ का जो रिलेशनशिप है, स्टाफ और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के अंडर काम कर रहा होता है। जो मैनेजरियल लेवल होता है वो क्या करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, लेकिन असाइन करने के बाद उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो यही कहता है कि हर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करे और फिर उसके बाद वॉच करे कि वो जो सबऑर्डिनेट है उसने क्या परफॉर्म किया है, क्या उसने अकॉर्डिंग टू द लेवल परफॉर्म किया है या नहीं किया है। ये चीज़ मैनेजर ने जो है वो इंश्योर करनी होती है। ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है
कि मैनेजर्स ये इंश्योर करते हैं कि उन्होंने जो अपने सब ऑर्डिनेट्स को काम असाइन किया है, सब ऑर्डिनेट्स ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एफिशिएंसी के साथ अदा किया है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर। परफॉर्मेंस measurement is one of the basic element of the control process. It ensures that the person in an organization contribute to the maximum of his ability and the performance of individual is evaluated in the light of targets set for them. मेन चीज़ ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वही बुनियाद होती है कंट्रोल प्रोसेस की। यानी अगर सब ऑर्डिनेट से कोई सुपीरियर जो है वो काम ले रहा है तो वो ये ज़रूर देख रहा है कि भाई ये सब ऑर्डिनेट मेरा जो है, ये मेरा स्टाफ जो है, ये टू द मैक्सिमम ऑफ हिज एबिलिटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी की बुनियाद पर वो उसकी एनुअल अप्रेजल बनाएगा, इसी की बुनियाद पर वो उसकी इंक्रीमेंट तजवीज़ करेगा, इसी की बुनियाद पर उसको प्रमोशन मिलेगी, इसी की बुनियाद पर उसको बेहतर सीट मिलेगी, इसी की बुनियाद पर उसका कैरियर जो है वो बेहतर होगा। राइट, ये सारी चीज़ हिडनली कंट्रोलिंग के अंदर आ रही होती है। सबऑर्डिनेट को भी इसका पता होता है और सुपीरियर को भी इसका पता होता है कि ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं बीच में मौजूद है। तो इस तरह से एक नफ्सियाती प्रेशर जिसको कहते हैं ना कि कंट्रोल प्रोसेस जो है इट पुट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म बेटर। तो इस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर एक दबाव सा होता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको पता होता है कि हमारे बॉसेस को आइडिया हो जाएगा कि हमने काम ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी में किया है और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ किया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट पुट्स दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द स्टाफ अंडर विच दे परफॉर्म टू द मैक्सिमम ऑफ देयर एबिलिटी एंड परफॉर्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा एलिमेंट क्या है इम्पोर्टेंस के हवाले से कि कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी कि कोऑर्डिनेशन के एक्शन के बगैर कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटी, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकती। कोऑर्डिनेशन मस्ट है। अब कंट्रोल के हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस और ज़्यादा है। ठीक है, because control systems are designed in such a way that employees focus on their responsibilities. जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं तो वो फिर नेचुरली उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का लेवल जो है वो डिटर्मिन हो जाता है और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि ही शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स of the superiors as defined there by their superiors. The objectives of the organization should be obtained with the positive contribution of the staff. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन का जो एक्शन है ये कंट्रोलिंग के बायस खुद ब खुद एम्प्लॉयज़ के अंदर पैदा हो जाता है और ये द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल्स इन ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ड्यू टू एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम। जब आपका कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंट होता है तो उसका जो लाजमी नतीजा है वो ये निकलता है कि कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद प्रिवेल हो जाता है लोगों के दरमियान में और डिपार्टमेंट्स के दरमियान में। क्यों? इसलिए कि उनको पता होता है कि हमने इस कोऑर्डिनेशन की वजह से हम वी कैन परफॉर्म एफिशिएंटली। देन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब इंडिविजुअल्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब डिपार्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और जब मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द बिज़नेस और मुख्तलिफ डिवीजन्स ऑफ द बिज़नेस परफॉर्म अच्छा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल की ओवरऑल एफिशिएंसी में नेचुरली इजाफा होगा। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। ये क्यों हो रहा है? ये कंट्रोल सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर अच्छा कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होगा तो मैनेजर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, वो मोटिवेट करेंगे लोगों को कि वो अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एनहेंस होगा और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में इजाफा होगा। जब एफिशिएंसी में इजाफा होगा तो उसकी इफेक्टिवनेस में लामहला इजाफा होगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी, काम की एफिशिएंसी हो गई, उसकी वर्क अपना जो इंडिविजुअल लेवल पर है, डिपार्टमेंटल लेवल पर है, उस काम को बेहतरीन तरीके से टू द बेस्ट लेवल ऑफ देयर एबिलिटीज़ परफॉर्म करना
एफिशिएंसी के दायरे में आएगा। और इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस की ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर जो सस्टेन कर रही है वहाँ पे रहते हुए अपना आप भी मनवाए, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स के लिए भी अपना आप बनवाए और एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी अपना आप बनवाए, उसकी इफेक्टिवनेस का पता चले, उसके पुरअसर होने का पता चले। और वो तभी पता चलेगा जब वो बेस्ट परफॉर्म करेगी, लोग नाम लेंगे कि फलां ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। ये शो करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है, इंटरनली भी और इफेक्टिवली भी, एक्सटर्नली भी। इंटरनली एम्प्लॉइज खुद कहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म स्टे करने वाली है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफेक्टिवनेस में आती हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि कंट्रोल जो है वो फोकस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की अचीवमेंट के हवाले से, और उसकी और इफेक्टिवनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में खुद ब खुद बढ़ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है, इट इज़ इंश्योर्ड ड्यू टू द प्रॉपर कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई वी कॉल इट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज। उसके बाद ये हमने यहाँ ख़त्म कर लिया, 6 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के हवाले से। देन वी हैव नाउ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है ये चलता कैसे है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो आप ये डिफ़ाइन करें कि आपके कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं क्या, आपने किस लेवल पर जाकर लोगों को जो है वो ये समझाना है कि भाई आपका यहाँ से कंट्रोल सिस्टम जो है वो शुरू हो रहा है। अब इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये होती है कि आपके गोल्स ऑफ द बिजनेस जो है वो डिटरमिन्ड हो, ठीक है। सो कंट्रोल सिस्टम्स आर सेट अकॉर्डिंग टू द डिजायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमिन्ड गोल्स ऑफ द बिजनेस। यानी जो बिजनेस गोल्स आपने हासिल करने उनकी रोशनी में आपने कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बना लेने हैं। और इन स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए, फॉर सेटिंग दीज स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोल प्रोसेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई क्लियरली एंड प्रिसाइजली द रिजल्ट्स विच आर डिजायर्ड। आपको ये पता हो कि आपने क्या रिजल्ट्स हासिल करने हैं अपने इस कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के ज़रिए से। फिर कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इनको आप क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होगा जिसको आप मेजर कर सकें और क्वालिटेटिव वो होगा जिसको आप मेजर ना कर सकें। ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ गोल्स के ऊपर, राइट। फिर कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। तो ये कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब वो किसी ऐसे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से रिलेटेड हों जिसको आपने कोई काम दे दिया हुआ है और आप उससे रिजल्ट्स की तवज्जो रखते हैं, तवक्को रखते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपने स्टैंडर्ड्स जो है वो कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो है वो बना लिए हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आप उन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं उनको आप मेजर करेंगे। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स measuring the work performance with respect to the control standards. With defined standards, the ability of the employee performance is observed with respect to the degree of control being applied. कि जो आपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए हैं और उसके बाद एम्प्लॉय जो है परफॉर्म कर रहा है उसको आप अपने डिग्री ऑफ कंट्रोल के ज़रिए से ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस हद तक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मिंग मेजरिंग स्टैंडर्ड्स एंड द टेक्निक्स शुड बी क्लियर। जो आपकी इस प्रोसेस में आपकी जो मेजरिंग टेक्निक्स हैं, परफॉर्मेंस मेजरिंग टेक्निक्स हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। यानी वो इतनी सादा हो और सिंपल हो कि एम्प्लॉइज़ को उसका पूरे का पता हो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड्स आप डिफाइन करेंगे यानी उनको कॉम्प्लेक्स हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो पहला काम क्या था? पहला काम था कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को बनाना, उसके बाद परफॉर्मेंस को उन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के ज़रिए से मेजर करना। तीसरा स्टेप क्या है कि फिर जब मेजर करेंगे तो फिर आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से, राइट। एक्चुअल परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस जो कि फील्ड में या उस एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक एम्प्लॉय जो है वो सरअंजाम दे रहा होता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाती है। डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि इस लेवल पर आकर परफॉर्म किया जाए, राइट।
एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल एंड डेविएशन इज डिटेक्टेड। दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको देखा जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि इस डेविएशन की रीजंस और काजेज क्या थी, राइट। ये जो डेविएशन क्रिएट हुई है इसमें क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर एम्प्लॉय उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाया कि जो डिज़ायर्ड लेवल था। फिर उसके बाद क्या है कि स्टेप्स आर टेकन बाय द मैनेजर, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए उस वेरिएशन जो आई है एक्चुअल और डिज़ायर्ड लेवल में, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए मैनेजर जो है वो स्टेप्स लेगा। एंड एक्शंस टू फिल सच गैप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन एंड केस टू केस बेसिस। जो भी एक्शन मैनेजर लेगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि भाई वो केस टू केस बेसिस पे और वेरिएशन टू वेरिएशन जो उसकी नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा होगा वो एक्शन उसका जो मैनेजर लेगा। एंड कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसकी बुनियाद पर एक रिपोर्ट बन जाएगी किसी भी इंडिविजुअल की, डिपार्टमेंट की, सेक्शन की, और वो रिपोर्ट जो है वो अथॉरिटीज़ को पेश कर दी जाएगी कि ये जनाब लेवल था जिस पे हम डिज़ायर कर रहे थे और ये लेवल है जिस पे एक्चुअली परफॉर्म किया गया और उसकी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो डिज़ायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच सकी। ये सारा कुछ एक रिपोर्ट की सूरत में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को पेश कर दिया जाता है। देन चौथा पॉइंट क्या है, करेक्शन ऑफ डेविएशन। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या है करती है कि उस सारे जो कंट्रोल प्रोसेस है उसको वॉच करते हुए उसकी रोशनी में जो भी करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो उस डेविएशन के हवाले से मैनेजर्स ने रिपोर्ट के अंदर लिखे होते हैं, वो उस सारे का जायज़ा लेते हैं, ठीक है। और फिर ये देखते हैं कि क्या जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल था क्या वो प्रॉपरली इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ, वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ देखी जाती है। फिर उसके बाद वो उस डेविएशन की करेक्शन की तरफ चले जाते हैं और उसमें जो चीज़ें अपने सामने रखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं करेक्टिव मेजर्स के हवाले से, उसमें वो प्लान को रिव्यू कर सकते हैं कि पूरा प्लान जो है वो बदल दिया जाए, गोल्स को रीसेट कर सकते हैं। वो ये समझ सकते हैं कि हो सकता है गोल्स ही अनरियलिस्टिक हों और अचीवेबल ही ना हों, तो इसलिए गोल्स को थोड़ा रियलिस्टिक करके दोबारा डिफाइन किया जा सकता है। या वो ये देख सकते हैं कि जो बंदा ये काम कर रहा है हो सकता है वो उसकी असाइनमेंट उसके लेवल की ना हो और वो इसलिए अच्छा परफॉर्म ना कर सका हो, तो वो उसकी असाइनमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर जो टेक्निक है उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की या उस परफॉर्मेंस के हवाले से जो टेक्निक्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज लाई जा सकती है कि भाई हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऐसी कोई बिल्ट इन डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस जो है वो डिज़ायर्ड लेवल तक नहीं जा रही। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी कोट कर देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर बॉस जो है वो लाहौर में बैठा है और बंदा यहाँ परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे अब कंट्रोलिंग का इशू भी आएगा, डायरेक्शन का इशू भी आएगा और फौरी तौर पर जो फीडबैक है वो लेने का इशू भी आएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, यानी उसको इमीडिएट बॉस विद इन द टेरिटरी विद इन द एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। देन प्रोविजन फॉर द न्यू फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी, हो सकता है कि वो उसके पास इतनी सहूलतें मौजूद ना हो या टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और उसके पास वो चीज़ ही मौजूद ना हो जिसकी बुनियाद पर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अपने मद्देनज़र रख सकती है वाइल गोइंग फॉर द करेक्शन ऑफ द डेविएशंस in the controlling process. So this was all for today's slides, and inshallah I hope you have understood it and you'll go through it. जो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी वो भी और जो स्लाइड्स मिलेंगी आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लें। फ्राइडे के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको रिव्यू करेंगे और आपकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।